अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पर कराची की तरफ तो सब लोगों की नज़रें हैं, सिंध पर है, लेकिन बिलखुसूस कराची के हवाले से सब लोग इस वक्त बात कर रहे हैं क्योंकि कल आप लोगों ने सुना होगा MQM की राब्ता कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हुकूमत से न सिर्फ बल्कि उन्होंने एक अपनी नाराज़गी का इजहार किया, बल्कि हुकूमत से निकलने की धमकी तक दे दी और बड़े सख्त अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया। बल्कि वो MQM के स्टाइल से थोड़ा हट कर उनकी तरफ से बात की गई। कह वो ये रहे थे कि हुकूमत ने 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन से पहले नई हल्का बंदियां नहीं की, तो फिर हम फैसला करेंगे कि हम हुकूमत से बाहर निकलकर बल्दियाती इलेक्शन लड़ें या इस हुकूमत के इत्तेहादी रहकर लड़ें। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था MQM की तरफ से। इसके बाद फिर वफाकी हुकूमत में हलचल मची और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से रब्ता किया और उसके बाद आज और अब तक इत्तलात यही है कि एक आला सतह का वफ्द प्राइम मिनिस्टर के तैयारे में कराची की तरफ रवां दमा है, जो कि वफ्द पे जो MQM का वफ्द है उनसे मुलाकात करेगा। नाज़रीन, MQM जिसने इमरान खान साहब की हुकूमत में अपने मुतालबात पूरे न होने पर 30 मार्च 2022 को पीपल्स पार्टी से 18 निकाती एक तवीलुल मुद्दती पार्टनरशिप का मुआहिदा किया था, इस मुआहिदे को पूरा करने की गारंटी, क्योंकि इतना एतमाद का फुकदान था इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान कि उसके गारंटर बने थे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अख्तर मेंगल साहब, खालिद मक्सी साहब, उन्होंने दस्तखत किए इसके ऊपर और इन लीडरान की गारंटी के ऊपर MQM इमरान खान हुकूमत से निकली, शहबाज शरीफ साहब का साथ दिया और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बन गई। लेकिन MQM को जल्द ही इस हुकूमत से शिकायत पैदा होने लगी और इसका इजहार भी वो लोग खुलकर मुख्तलिफ मौके पर खालिद मकबूल साहब स्पेशली करते रहे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी इस बारे में बात की और उन्होंने इस संजीदगी का उन लोगों के ग्रीवेंसेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा हल्का बंदियों का, और ये उनका वादा भी था, और अगर हल्का बंदियाँ नहीं होती तो कराची वालों का हक मारा जाएगा। दूसरी तरफ से रद्द अमल हुकूमत के जो सिंध की हुकूमत है उनकी तरफ से भी आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हल्का बंदियों पर MQM का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया है, अब इस पर जो भी उनकी तरफ से फैसला होगा उसमें अमल दरामद किया जाएगा। जबकि सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने भी आज गुफ्तगू की। वो ये कह रहे थे कि MQM की जितनी भी जायज़ डिमांड्स हैं उसे तो सिंध हुकूमत ने पूरा पहले ही कर दिया है, लेकिन MQM के अगर अभी भी कोई खदशात हैं तो उसके ऊपर हम बात करने को तैयार हैं। तो MQM जो आम तौर पे अपने मुतालबात के लिए हुकूमत से निकलने में एक सेकंड नहीं निकालती, अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ 2 वोटों पर खड़ी है इत्तेहादी हुकूमत 7 वोटों वाली MQM को मनाने में कामयाब हो जाएगी या नाकाम रहेगी। एक और अहम बात भी है काबिल ज़िक्र कि गवर्नर कामरान टिसोरी की एक्टिविटी के ऊपर सब नज़र रखे हुए हैं, वो बहुत ही मुतहर्रिक हैं और उन्होंने MQM से निकले तमाम धड़ों को इकट्ठा करने की ठान ली है। और इस सिलसिले में फ़ारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल के बाद आफाक अहमद से भी राब्तों के हवाले से बातें हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा स्प्लिट था MQM के दरमियान, जिसको बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं गवर्नर कामरान टिसोरी, और सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं कि ये खुद वो कर रहे हैं या कहीं से ये करवाया जा रहा है। तो हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी और PTI को इससे कराची और सिंध में क्या फ़र्क पड़ सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, पीपल रहनुमा, आलमगीर खान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहिबा, आगाज़ आपसे करती हूँ क्योंकि वादा खिलाफ़ी मुबैना तौर पर आप लोगों ने की है। क्या वजह है कि इतनी यकीन दहानियों के बावजूद पिछले 1-2 महीने पहले भी इस किस्म की बातें हुई थी, बड़ी सख्त बातें MQM की तरफ से, लेकिन कुछ मुलाकातें वगैरह करके मामले को सेटल कर लिया गया था, लेकिन अब तो MQM इत्तेहाद से निकलने की बातें करने लगी है। तो क्यों पीपल्स पार्टी क्या इसकी ओनरशिप लेती है कि उनकी वजह से मामला यहाँ तक पहुंचे हैं? किया है। MQM का हमारा साथ ऑफ एंड ऑन रहा है पिछले कई दिहाइयों से। हमारे साथ वो सिंध गवर्नमेंट में कोलिशन पार्टनर्स भी थे और हमारे उनसे एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप रहे हैं और हमने जो भी इनके साथ वादे किए थे या जो भी हमने इनके साथ कमिटमेंट, पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनको ऑनर किया है। अब जहाँ तक बात रहती है डीलिमिटेशन की, तो देखिए इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा वो उसको हम मनवन एक्सेप्ट करेंगे। MQM के जो मौजूदा डीलिमिटेशन के ऊपर एतराजात हैं और ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, लेट अ न्यूट्रल बॉडी डिसाइड ऑन दिस। और डेफिनेटली ये कोई जिंदगी मौत का मामला नहीं है या कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं हो रही है।
लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाले हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने और डिसाइड जाहिर करा था, बात फिर वादा क्यों किया गया था शर्मिला साहिबा? और ये भी चंद दिन पहले भी, देखिए चंद माह पहले भी देखिए, दोबारा उनको दोहराया वादा गया कि ऐसा ही होगा, वादा इलेक्शन जो भी अनाउंस नहीं वादे होगा उससे हुए पहले। थे, अक्सर जो भी वादे हुए थे उनको ऑनर किया गया है। हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं, इनकी जो डीवीडी लिमिटेशंस हैं, इनकी रिजर्वेशंस हैं, हमारी डिलिमिटेशंस के ऊपर। इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर अख्तलाफात हो सकते हैं, दिस इज नथिंग न्यू, या कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं है। जब ऐसे मामलात हो जाते हैं जहां पर एक इख्तलाफ पैदा हो जाए, तो फिर बेहतर ये होता है कि एक तीसरी न्यूट्रल बॉडी को उसके ऊपर एक फैसला करने दें। अब जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा वो हमें कबूल होगा, क्योंकि इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही इलेक्शंस लोकल बॉडीज के करवाने। आलमगीर साहब, आप लोगों का मामला एमक्यूएम के साथ रहा, और फिर उसके बाद जिस तरह मामलात ख़राब हुए वो भी उसको बेहतर तरीके से आप समझते हैं। आपकी असेसमेंट क्या है सिंध में बैठे हुए? आप समझते हैं कि ये इत्तेहाद टूटने वाला है एमक्यूएम के लिए? मामलात अब इतने संजीदा हो चुके हैं? मोहतरमा, मैं तो इसको बिल्कुल नूरा कुश्ती समझता हूँ। और ये जब भी आप तारीख देख लें, जब इलेक्शंस आएंगे तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की आपसी बयानबाजी शुरू हो जाएगी एक दूसरे के खिलाफ। अपने वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए ये इस किस्म का अमल करते, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तारीख ये रही है वो एमक्यूएम को कोसती और अपने वोटर्स को एंगेज करती, और एमक्यूएम की तारीख ये रही है कि वो सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी को कोस कर अपने वोटर्स को मुतारिक करती। एमक्यूएम से सवाल ये है कि आप हमारी हुकूमत जब छोड़ रहे थे तो आपने कहा था कि पेट्रोल चूंकि 150 रुपए का है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए हम हुकूमत का साथ छोड़ रहे हैं। आप कह रहे थे कि हमारे मिसिंग पर्सन्स बाजियाब नहीं हुए अभी तक। आप कह रहे थे हमारे दफ्तर जो बंद हैं वो नहीं खोले जा रहे। आप कह रहे थे कराची का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लग रहा हमारा, गवर्नर नहीं लग रहा हमारा, कराची के लिए फंड्स नहीं मिले हमें। अभी रिजीम चेंज के बाद कोई 7 माह हो चुके हैं, मुझे बताया जाए कितने दफातर खोल दिया आपने, कितने मिसिंग पर्सन बाजियाब हो गए। 6 महीने बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची आपका आया, 6 से 7 माह बाद आपका गवर्नर यहाँ लगा। ये 6 महीने क्या किया गया? और फिर हल्का बंदियां हो या सेंसस हो, क्या पेशरफ्त की? कराची के मफाद में क्या लाए आप? कुछ भी नहीं लाए, सिर्फ चंद मिनिस्ट्रियां ली अपनी और अपनी जात को फायदा पहुंचाया, और कोई कराची के मफाद में इन्होंने काम नहीं किया। तो मैं इसको आज ये सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए एक चोर रास्ता है। 15 जनवरी को इनको पता है कि बुरी तरीके से एमक्यूएम का सफाया हो जाना है। इनके पास कैंडिडेट्स नहीं है। 246 यूनियन काउंसिल्स हैं कराची की, इसमें से सिर्फ 150 पर एमक्यूएम के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। नीचे काउंसलर्स नहीं है वार्ड पे इनके पास। तो ये इस वक्त हालत है इनकी तंजीमी हालत ये है, और ये आप देखेंगे इनका सफाया होना है। उस खौफ से ये इन्होंने ये चोर रास्ता निकाला है कि किसी तरीके से, लेकिन उसी का सदेबाब तो आलमगीर साहब वो करना चाह रहे हैं गवर्नर साहब, जो वो सबको इकट्ठे बिठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने एक वाजे तौर पे जो मुहाजिर वोट है उसमें स्प्लिट देखा, तो उसको हम जो है वो सबको यकजा करने जा रहे हैं, और फिर हम टफ टाइम देंगे यहाँ की पार्टीज को। जिसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टी को थ्रेट महसूस हो रहा है आलमगीर साहब? देखें, इस मुल्क में बड़ी लेबोरेटरीज हैं जहां हर कुछ माह बाद एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और एमक्यूएम पे तो इतने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, और बस इनको खुद इनका वर्कर मायूस है। इनका कारकुन सोचता होगा कि एक फोन कॉल आती थी और हमें आपस में तकसीम कर दिया, एक फोन कॉल की मार पे हमें आपस में लड़वाया मरवाया एक दूसरे से। वो मुहाजिर ही था जो लड़ रहा था, मर रहा था, और आज एक फोन कॉल पे हम सब यकजा हो रहे हैं, हम सब यूनाइट होने लग गए। तो इनका कारकुन, जो आइडियोलॉजिकल कारकुन था, वो इनसे मुतनफर है इस वक्त। और मैं फिर से कहूं, लोग जान चुके हैं ये वो दौर नहीं है कि पीटीवी का दौर है या एक अखबार यहाँ शाया होता है और किसी को कुछ पता नहीं। एक एक चीज से लोग वाकिफ हैं, और ये वाले एक्सपेरिमेंट्स अब नहीं चलने कराची में। और जो इमरान खान की मकबूलियत, और वाजे है, अभी एक इलेक्शन हुआ था आमिर लियाकत मरहूम की नशिस्त पे, 13 पार्टियों को, एक तरफ पीटीआई थी, दूसरी तरफ पीडीएम की 13 जमातें, सबको एक तरफ शिकस्त दी है और बड़े मार्जिन से हराया है। तो ये कराची है, और ये जितना इनको यूनाइट कर लें, एक कर लें, लोग मुतनफर हैं। लोग कहते हैं, पूछते हैं कि पहले तो आप एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को मारने की धमकियां दे रहे थे, अब जो है वो आप एक हो रहे हैं, तो और इलेक्शन से पहले एक हो रहे हैं। तो लोग इतने घास कोई नहीं खाता यहाँ।
ये शर्मिला साहिबा इसको लैब एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं आलमगीर साहब, लेकिन एक जो फ़ज़ा बनी सिंध में, एक जो स्पेस क्रिएट हुई, अब वो हम देख रहे हैं खान साहब के दौरे हुकूमत में भी MQM ने कोशिशें कर ली, वो सिंध में मामलात हल नहीं हो सके। इस दौर में भी वो कहते हैं हम कोशिशें करें और सेंटर इंटरेस्टेड नहीं है। एक एहसास महरूमी का भी जिक्र किया जाता है सिंध के हवाले से, आप लोगों की साल साल से वहाँ पर हुकूमत है। ये जो MQM के धड़े आपस में मिल रहे हैं, इसके ऊपर कल को पीपल्स पार्टी न्यूट्रलिटी पे सवाल तो नहीं उठा देगी? आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब बात ये है कि जहां तक पीपल्स पार्टी और MQM का ताल्लुक 30 साल से हमारे इनके साथ ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहे। तो मैंने पहले भी कहा कि इनकी हमारे साथ कई बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी सिंध के अंदर, एक बार सेंटर के अंदर भी बनी। अब इनके 3 मेंबर्स हैं सेनेट के अंदर, 7 इनकी नेशनल असेंबली की सीटें हैं और 21 इनकी प्रोविंशियल असेंबली में सीटें हैं। अब बात यह है कि डिमांड्स तो हर कोई रख सकता है और डिमांड्स तो बहुत बड़ी बड़ी भी रखी जाती हैं, लेकिन आया क्या वो डिमांड्स सिंध के मफाद में है, कराची के मफाद में है? ये देखना और सोचने समझने की बात है। हम समझते हैं कि मौजूदा डीलिमिटेशन जो है वो सही है, ये समझते हैं कि जी मौजूदा डीलिमिटेशन सही नहीं है। उनका ओपिनियन है, वी हैव द राइट टू गिव एन ओपिनियन। और अब बात यह है कि अगेन जितना मैंने कहा कि मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने क्या है, बातचीत डायलॉग से बड़े मामला तय हो जाते हैं और सुलझ जाते हैं। अब जहां तक PTI का ताल्लुक है, देखें PTI तो क्योंकि उसको सिंध के अंदर हुकूमत बनाने का मौका नहीं मिला, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो वो तो ये हमेशा कहेंगे ना महरूमी महरूमी महरूमी। महरूमियाँ तो जितनी KPK के अंदर हैं और जितनी आपकी साउथ पंजाब के अंदर है, शायद ही वो सिंध के अंदर हो। बलूचिस्तान का अपना एक इशू चल रहा है, तो सिर्फ सिंध को हमेशा सिंगल आउट करना और सिंध की ही बात करना, मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी गिमिक होता है जो हमेशा ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए MQM के अगर मुख्तलिफ धड़े हमने नहीं बनाए, वो खुद अलग हुए, उनके मुख्तलिफ अख्तलाफात से, वो बहादुराबाद PSP आई डोंट नो पीर कॉलोनी पता नहीं क्या क्या बन गए वो। अब अगर एफर्ट्स जारी हैं कि उन धड़ों को दोबारा से मर्ज करके एक यूनिफाइड, वो एफर्ट्स आप लोगों के मजबूर करने पे जा रही हैं। ये सियासत है। वो कह रहे हैं हमें इकट्ठा होना पड़ रहा है ताकि हमारी बात सुनी जाए। सॉरी, वो लोग कह रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना पड़ रहा है क्योंकि ताकि हमारी बात सुनी जाए, हम ज्यादा पावरफुल हो जाएं। अच्छी बात है ना। देखें, ये तो एक मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि अगर एक जमात के 3 टुकड़े हो जाएंगे तो 3 लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, वोट भी एक दूसरे के तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो दे बिकम मोर फोर्सफुल। जैसे एक जमाने में MQM थी फोर्सफुल, इट वाज। लेकिन शर्मिला साहब इसकी इम्प्लीकेशन तो को भी तो समझे ना, आप लोगों की विफाक के अंदर जो सेटअप है वो खत्म हो सकता है अगर वो साइड पे हो जाते हैं, और ये प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया जब खान साहब को एक तरफ रख के आप लोगों की के साथ वो खड़े हो गए और खान साहब की हुकूमत गई उसके बाद। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ MQM के बारे में कि MQM के पास एक जमाने में, अभी तो नेशनल असेंबली में 7 सीटें, एक जमाने में 25 सीटें होती थी, और सिंध असेंबली के अंदर भी इनकी मेरे ख्याल को 45-50 सीटें इनकी होती थी, 51 आई थिंक होती थी, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। अब ये बिल्कुल कंस्ट्रेंट होके नेशनल असेंबली में 7 रह गई हैं और यहाँ 21 रह गई हैं। ये हर बार अपने मामला तय करवा लेते हैं, दैट्स द बार्गेनिंग चिप एक्चुअली। तो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बारी उन्होंने किस तरीके से बात मैनेज करवाई थी? शर्मिला साहब, ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके जिस NRO 2 का जिक्र हो रहा है इस वक्त के, जरदारी साहब NRO दिया गया, उस पर आपका भी कमेंट होगा, और उसी सिलसिले में खान साहब को एक NRO देने की बात, और इस बात करें इस वक्त MQM की तरफ से जो एतराज़ात सामने आए हैं, और वो इस संजीदा तरीके से इन एतराज़ात को सामने रखते हैं कि वो कहते हैं कि इससे हुकूमत से अलहदा होने का भी ये सबब बन सकते हैं अगर इन मामलात को सुना ना गया हुकूमत की तरफ से। आलमगीर साहब, एक NRO 2 की बात हो रही थी, इमरान खान साहब बारहा कहते थे कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, लेकिन इस NRO के 2 हिस्से हैं। दूसरा तो मैं शर्मिला साहबा से पूछती हूँ, लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से ज़रा ये भी बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को सदाकत और अमानत दिल का जो टाइटल दिलवाया और उसी दौरान जहांगीर तरीन साहब की बल्ली चढ़ा दी गई। ये सब कुछ होता रहा PTI के अंदर, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो अगर तो अदालत आज़ाद नहीं है तो इसका जवाब तो अदालत देगी कि उन्होंने सादिक और अमीन का टाइटल क्यों दिया, किस बुनियाद पे दिया, और उनको देना चाहिए बिल्कुल जवाब इसका। और जहांगीर तरीन को बल्ली अगर अदालतों ने
तो ये तो अदालतों पे एक सवालिया निशान है और उनका चाहिए कि अपना मौकिफ दें इस पे। रही बात NRO 2 की, देखें ये बड़ा वाजे हो गया। जब इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि NRO नहीं दूंगा, तो सब मजाक उड़ाते थे, कहते थे मांग कौन रहा है, सब कहते थे कि ये बिला वजह की क्यों चीज बात की जा रही। आज समझ आ गया सबको, कौम ने देख लिया कि NRO कौन मांग रहा था और किसके केसेस रिजीम चेंज होने के बाद किसके केसेस यक के बाद दीगर माफ होते चले गए। 150 से ज्यादा रेफरेंसेस खत्म हुए हैं। नैब के कवानीन में लेकिन आलमगीर साहब यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने NRO लिया भी और NRO दिया भी। जरदारी साहब को NRO दिया भी इमरान खान साहब ने, जब PDM की एक्टिविटी शुरू हो गई और वो चाह रहे थे कि जरदारी साहब इस्लामाबाद में ना हो, उनके केसेस शिफ्ट हो जाएं कराची में, और ऐसा होता हुआ भी देखा हमने। देखें, एक चीज तो जरदारी साहब हमारी गवर्नमेंट में जेल में गए, उन पे केसेस आए, फरियाल तालपुर पर केसेस बने, लेकिन इमरान खान साहब खुद कह चुके कि नैब एक आजाद था और वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर चल रही थी। हमारे मातहत नहीं थी नैब, वरना केसेस में तेजी से काम होता और ज्यादा लोग इसके कटहरे में आते। तो हमारे मुताबिक नैब परफॉर्म नहीं कर रहा था, ना हमारा जो नैब का चेयरमैन था वो हमारे मुताबिक काम नहीं कर रहा था, वो एस्टेब्लिशमेंट की ज्यादा सुनता था और उसी का नतीजा हुआ कि ये हालात, ये मामलात हुए। वो जो नैब न्याजी इल्जाम लगाया जाता था, तो इमरान खान का ही कहना था कि अगर नैब न्याजी होती तो 3 नहीं 300 लोग जेल के अंदर होते। तो बदकिस्मती से, और इमरान खान साहब इसका एतराफ कर चुके, कन्फेशन कर चुके कि मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैं कानून की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ लॉ कायम नहीं कर सका अपने 2-3 साल दौर में, और ये मुश्किलात थी, एस्टेब्लिशमेंट का ये रोल था, फला इदारा मेरे मातहत नहीं था, और इसीलिए मुझे इन लोगों को, इन चोरों डाकुओं को कटहरे में लाने में प्रॉब्लम रही, दुश्वारी रही। जी, इन्हीं चीज़ों के जवाबात अब क्योंकि ज़राए से जैनस बाजवा साहब के हवाले से आना शुरू हो चुके हैं, तो जो इल्ज़ामात आप लगाते थे वो ये इन तमाम चीज़ों के ऊपर ही कह रहे हैं कि किस हद तक जाके उनको सपोर्ट किया। और कुछ लोग तो ये बात करते हैं कि जब उनको ये कोट किया जा रहा है कि अदालती मामलात किस तरीके से चलाए जाते रहे, तो ख़ुद भी जनरल बाजवा के लिए अदालती हवाले से मुश्किलात बन सकती हैं। लेकिन बहरहाल जो आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उसके जवाब में तो वो कुछ भी कहे जा रहे हैं। तो शर्मिला साहिबा, जो इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर लग रहा है, एक तरफ मुस्तफ़ा खोखर साहब जो आपकी पार्टी से, अब सबके सामने ही है कि उन्होंने सेनेट से भी अपना इस्तीफा दे दिया पार्टी के कहने पे, बकौल उनके, तो वो भी ये बात कहते हैं कि PDM इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आई, उनके गो अहेड के साथ आई, और ये बात उसको ज़्यादा जो जनरल बाजवा के जरिए कोट की जा रही है कि उन्होंने NRO दिया था उस वक्त जरदारी साहब को। हम सब आप लोगों से सवाल करते थे कि PDM से इतनी क्या बड़ी वजह हो गई कि पीपल्स पार्टी अलग हो गई। बताया ये जा रहा है कि उस वक्त PDM से पीपल्स पार्टी अलग भी इसलिए हुई थी कि जरदारी साहब के केसेस कराची शिफ्ट कर दिए गए थे। वाओ, अफसा, PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, और चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करती, कंसेंसस बिल्ड करती तमाम इश्यूज के ऊपर, इंक्लूडिंग नेशनल इश्यूज प्राइमरीली, हमने उन तमाम ऑपोजिशन की जमहूरी सोच रखने वाली जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे किया ताकि हम इमरान खान की इस नाकस हुकूमत से इस कौम का छुटकारा दिलाएं। और तमाम जमातें, और ये मुख्तलिफ सोच और नजरियात रखने वाली जमातें थी जो एक प्लेटफॉर्म पे बैठी और एक एजेंडे पे उन्होंने काम किया। और पीपल्स पार्टी उससे इस वक्त और इस वजह से अलग हुई क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा कहती थी कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम वो आखिरी हरबा होगा, हम पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे, अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्तीफे देंगे। और ये उनकी जो चार्टर ऑफ जो एक मिशन स्टेटमेंट था उनका, जो पहले ही PDM की मीटिंग के बाद रिलीज किया गया था, उसमें शामिल था। लेकिन PMLN बजिद थी कि नहीं इस्तीफे दें, और हम कहते थे इस्तीफे देना जो है PTI के मफाद में जाएगा। और वक्त ने और हालात ने इस बात को साबित किया कि जो पीपल्स पार्टी कहती थी वो सही थी, और इस वजह से पीपल्स पार्टी अलग हुई। जब PMLN को ये अंदाजा हुआ कि हम सही थे और फिर दोबारा हमने बातचीत शुरू करी और ये मामला चले, तो आपने देखा लॉन्ग मार्च हुई, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, और एक बड़ी आईनी और कानूनी तरीके से और जमहूरी तरीके से PTI को हमने घर भेजा। तो देखिए मसला उस वक्त था, इस वक्त मसला नहीं था।
लेकिन इसमें आपको कोई हकीकत नहीं लगती कि जब जरदारी साहब यहाँ पे पीडीएम के सब लोगों को मिला रहे थे तो खान साहब चाह रहे थे कि वो यहाँ पे ना हो, कराची चले जाएं और ताकि शायद पीडीएम ना बन सके, या अगर बने तो आगे कामयाब ना हो सके? देखिए, बात ये है कि हर चीज कहना, पीपल्स पार्टी हैज ऑलवेज बीन अ पार्टी जिसने कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाथ नहीं मिला इक़्तिदार में आने के लिए, और तारीख इसकी गवाह है। बीबी साहिबा एक वक्त ऐसा था कि वो अपोजिशन में बैठी, उनके साथ इतनी धांधली की गई कि वो 16 मेंबरान के साथ पार्लियामान के अंदर बैठी, और फिर उसके अगले टर्म में शी इमर्ज्ड विक्टोरियस एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो मुख्तलिफ औकात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने जरूर ये कोशिश की कि पीपल्स पार्टी को खत्म कर दे। भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दी गई अदालती एक ऑर्डर के तहत, फिर बीबी साहिबा को उसके ऊपर हमले की कोशिश की गई, फिर बीबी साहिबा के खिलाफ जमात बनाई गई, उसके बाद फिर न जाने क्या किया। आप एक चेकर्ड हिस्ट्री पाकिस्तान की देखें। अगर पीपल्स पार्टी के पीछे एस्टैब्लिशमेंट होती तो पीपल्स पार्टी तो फिर मेरा ख्याल है कि हमेशा से रूल कर रही होती। और पीपल्स पार्टी को मुख्तलिफ औकात के अंदर कंटेन करना और उनके साथ उनके वोट्स तोड़ना और उनकी लोगों को तोड़ना। आपको याद है पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स भी बनाया गया था, पीपल्स पार्टी के मेंबरान तोड़े थे, फिर वो मुशर्रफ के साथ गए। उस दौरान के अंदर भी एमक्यूएम को अनफेटर्ड पावर दिए थे। एमक्यूएम वाज रूलिंग इन कराची। शेर साहब एक सेकंड मैं आपको रोकूंगी, मेरे साथ रेहान हाशमी साहब हैं, हम एमक्यूएम का पॉइंट ऑफ व्यू आज खास तौर पे जानना चाह रहे थे। रेहान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दो तीन सब मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक तो आज जो मुलाकात होनी है उसके हवाले से क्या अब तक क्या मुलाकात शुरू हो सकी है या नहीं हो सकी? हमारे साथ शर्मिला साहिबा हैं पीपल्स पार्टी से, और हम वजीर आला और सिंध का और शर्जील मेमन साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। वो ये कहते हैं कि तमाम वादे तो हमने पूरे कर दिए, बाकी कोई इशू हो तो उसके लिए हम साथ बैठ सकते हैं। डिमिलिटेशंस के हवाले से, लिमिटेशंस के हवाले से वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक न्यूट्रल बॉडी है जो भी फैसला करे। तो अब एमक्यूएम की इस हद तक संजीदा मुतालबात, बात यहां तक कैसे पहुंच गई कि आप इत्तेहाद से अलग होने की बात करने लगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एमक्यूएम पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ जो मुआहिदा हुआ था, और वो मुआहिदे में नुकात वो तमाम नुकात थे जिसके ऊपर एमक्यूएम कई दिहाइयों से जिसका मुतालबा करती रही, जिस पे एहतजाज करती रही, और बिल आखिर वो मुआहिदे, वो नुकात तहरीरी शक्ल में आकर एक मुआहिदे का हिस्सा बने। और उस पर पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ दर्जनों मीटिंग्स होती रही जिसमें डिलिमिटेशन के मामला थे, जिसके ऊपर जिसमें कोटा सिस्टम का मामला है, यूनिवर्सिटी का क़याम है, लोकल गवर्नमेंट के क़वानीन का निफाज है, एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट है, ये तमाम चीजें होती रही। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इंतहाई रिजर्वेशन की जो बात है कि जिस किस्म के से हल्का बंदियां की गई और इलेक्शन कमीशन के क़वानीन को फॉलो नहीं किया गया, और इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों में एडमिनिस्ट्रेशन का इन्फ्लुएंस रहा, और उसकी मिसाल ये है, मिसाल के तौर पर कि कराची का अगर कोई यूसी जिसकी आबादी तकरीबन 90,000 या लाख नफूस पे मुश्तमिल है, तो कराची से बाहर की आबादी 20,000 पे 10,000 पे मुश्तमिल है एक यूसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब फंड्स और वसाइल में भी बंदरबाट होगी। कराची की एक यूसी और किसी और जगह की 5 यूसी ये इक्विवेलेंट हो जाएंगी, तो तादाद में भी मसला हुआ। फिर वोटर लिस्ट का मसला है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स मौजूद हैं कि एम्पावर करके लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाए जाएं, तो क्या आप और हम चाहेंगे कि 4 साल जो बेख्तियारी का दौर रहा, और वो जो लफ्ज है बेख्तियार मेयर, बाख्तियार लोकल बॉडीज, ये बेसिकली तो बयानिया एमक्यूएम का ही था और आज तमाम जमातें कह रही हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि वो 4 साल कोई भी मेयर आए और वो भी परेशान रहे और कराची के लोग भी परेशान रहे और अथॉरिटी की फंड्स की और इख्तियारात की और महकमों की बात करते रहे और 4 साल गुजर जाए, कराची के लोग सफर करते रहे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तमाम चीजें होनी चाहिए। साहब, आज आप समझते हैं, आप पर उम्मीद है कि बातचीत होगी, कम से कम हल्का बंदियों के मामले के ऊपर कोई सैर हासिल बात हो जाएगी या कोई फैसला होगा? देखिए, 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे लोकल डोमेन है, प्रोविंशियल डोमेन है, और फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे ही हमने पीडीएम का साथ दिया था। उनके साथ मुआहिदा जरूर है हमारा, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ हमारा। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया रेहान साहब आपके कीमती वक्त का। मैं बहुत क्विकली चाहूंगी, आलमगीर साहब क्लोजिंग रिमार्क्स विचार थी, आप जरूर इसके ऊपर दे दें। ये बात तो हमने रेहान साहब की सुन ली, कहते हैं वर्किंग रिलेशन पीपल्स पार्टी के साथ मौजूद है, तो अब आप लोग मुत्तहिदा इकट्ठी हो जाती है, पीपल्स पार्टी के साथ इनका मामला इकट्ठा रहता है, मुकाबला करने के लिए आलमगीर साहब तैयार हैं? देखिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये हम बात ये जो कर रहे हैं हमारे मफाद में जा रहा है।
ये जितना एक होंगे, एक साथ मिलेंगे, हमें उसका फायदा पहुंच रहा है और अवाम समझ रही है कि कौन जितना आप कहते हैं कि एक साथ मिलेंगे उसका आप लोगों को फायदा होगा, लेकिन ये आने वाले दिन ही हमें बताएंगे कि हालात किस तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब। शर्मिला फारूकी साहब इस मामले के ऊपर बात करेंगे एक और अहम मामले के हवाले से। सियासी रहनुमा जो हमारे मुल्क में हैं, अक्सर और ज़्यादातर उनमें से ख़वातीन के हवाले से कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो फिर मीडिया रिपोर्ट करता है, ख़वातीन उसके ऊपर सोशल मीडिया पर एहतजाज करती हैं, हम लोग प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि उसके इन तमाम एहतजाज का, इस तमाम तनकीद का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। और ये जाहिर करता है कि हमारी जो सियासी लीडरशिप है मुल्क की, जो क़यादत है सियासी, उनको ख़वातीन की दिल आज़ारी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अमूमी सोच हमारे यहाँ मर्द हजरात में पाई जाती है और वो ये भी रहती है कि, और आप में से ज़्यादातर ख़वातीन जो इस वक्त देख रही होंगी प्रोग्राम, वो जानती होंगी इस सोच को कि अपने घर के अंदर जो ख़वातीन हैं वही सिर्फ बाइज़्ज़त है। और ये उन ख़वातीन के जहन में भी डाल दिया जाता है कि आप सबसे अच्छी ख़वातीन है इस माशरे की, लेकिन घर से बाहर जो काम करने के लिए निकलती हैं, बिलखुसूस ऐसी पोजीशंस के ऊपर बैठी होती हैं जो मर्द हजरात को चैलेंज कर रही होती हैं या एक अपना ओपिनियन रखती हैं, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर बैठी होती हैं प्रोफेशनली, वो ठीक नहीं है। ये एक तासुर बनाया जाता है उन मर्द हजरात की तरफ से कि ये तो आवारा ख़वातीन है। ये हम ख़वातीन साल से ये बात सुनती आ रही हैं, लेकिन इस मखसूस सोच का इजहार इमरान खान साहब ने कल कर दिया, जो PTI के बीट रिपोर्टर्स के साथ उन्होंने मुलाकात की। आप लोग जानते हैं कि आजकल ज़मान पार्क में वो बहुत से सहाफ़ियों से मुलाकात करते रहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। इस मुलाकात में मैं एग्जैक्टली कोट करती हूँ क्योंकि वहाँ मौजूद 3-4 सहाफ़ियों से मेरी गुफ्तगू हुई है। कैपिटल TV के रिपोर्टर है नासिर भट्ट साहब, उन्होंने सवाल किया इमरान खान साहब से कि ऑडियो लीक्स आ रही हैं बुशरा बीबी की, तो आपको दुख हो रहा है आपको ये ऑडियो सुन के? इस पर इमरान खान साहब ने अपना, पहले तो बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने तमहीद बांधी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी पाकीज़ा खातून है, कभी वो घर से निकलती नहीं, अगर वो घर से निकलें तो या तो वो लंगर खाने जाती हैं या वो पागल खाने का दौरा करने के लिए जाती हैं, वो नकाब में होती हैं, अगर उनके पास पैसे हों भी तो खर्च कहाँ करें। तो ये इस पर वो जस्टिफाई कर रहे थे कि जो मुबैना ऑडियोज़ बुशरा बीबी की तोशा खाना के हवाले से आप लोग ख़ास तौर पर बिलखुसूस जो सामने आई थी। फिर दूसरा जो उनका कमेंट था वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उन्होंने कहा वो बुशरा बीबी कोई मरियम नवाज़ तो नहीं है कि वो बनाव सिंगार करे और अपने ऊपर सर्जरीज कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करें। ये जो इमरान खान साहब की बात है ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक इसलिए भी है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि वो अपने इन ख्यालात का इजहार करें। खान साहब के बयानात को हम अहमियत इसलिए भी देते हैं क्योंकि उनके जो सपोर्टर्स हैं, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि वो मिनोअन उसके ऊपर अमल करते हैं। खान साहब माजी में जब वो वज़ीर आज़म की पोजीशन के ऊपर बैठे हुए, जब उनको एक एक अपने लफ्ज़ का ख्याल करना चाहिए था, उस वक्त भी वो ख़वातीन के हवाले से कहते थे कि अगर वो मुख्तसर लिबास पहनेंगी तो उसका मर्दों के ऊपर असर तो होगा, क्योंकि मर्द कोई रोबोट तो नहीं होते। ये उनका रद्द अमल था एक रेप केस जो हुआ था, ज़्यादती का केस हुआ था, उस हवाले से। फिर वजारत उज़्मा जाने के बाद भी खान साहब का रवैया तब्दील नहीं हुआ। ये नहीं कि उन्होंने सीखा उस वक्त में उस बयान के ऊपर तनकीद होने से। उसके बाद खान साहब ने एक दफ़ा मरियम नवाज़ को ही मुखातिब करते हुए कहा था कि मरियम नवाज़ मेरा नाम इतना मत लिया करो, आपका शौहर नाराज़ हो जाएगा। आप सुनिए ये दो गुफ्तगू इमरान खान साहब की प्राइम मिनिस्टर होते हुए और प्राइम मिनिस्टरशिप जाने के बाद क्या उन्होंने गुफ्तगू की थी। It is a completely different society, way of life here. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. उसने इतनी दफा और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती। ये तो तमाम बातें इन सबसे पहले से खान साहब तो इस तरह के ख्यालात का इजहार करते ही आ रहे थे। आप लोगों को याद होगा हुकूमत में आने से पहले की बात है जब उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं कि ख़वातीन इन मखसूस नशिस्तों के ऊपर कैसे मुंतखब होकर आती हैं। अब उनसे कोई पूछे कि क्या उनके ये ख्यालात हैं तो फिर अपनी पार्टी में मखसूस नशिस्तों में बैठी ख़वातीन के बारे में क्या ख्यालात हैं, लेकिन ये सवाल उनसे किया नहीं जाता अनफॉर्चुनेटली। इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात करने वाली मारूफ और काम करने वाली, बहुत सारा काम करने वाली मारूफ शख्सियात को दावत दी है कि हम उनसे जानेंगे कि क्या वजह है कि हमारी सियासी लीडरशिप इस तरह की बातें भी करती है और इनसे सीखती भी नहीं है। और सोच बुनियादी तौर पर मैं चाहूँगी कि हम इसके ऊपर फोकस रखें कि ये क्या सोच है। मेरे साथ मौजूद है आफिया सलाम साहिबा, आप इंसानी हकूक़ की कारकुन हैं, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आप साल से काम करती आ रही हैं। निगत दाद साहिबा हमारे साथ हैं, आप सब उन से तारुफ है उनका भी, वो विमेन एंड डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इस मौजू के ऊपर उनसे भी हम पहले कई बार बात कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आफिया साहिबा आपसे आगाज़ करूँगी,
शर्मिंदगी भी होती है हमें कि हम हर कुछ अरसे बाद हर साल यही बातें कर रहे होते हैं, बहुत बुनियादी, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेटली फिर आज आपसे यही सवाल करना पड़ेगा कि क्या माइंड सेट है जो डिफ़ाइन कर रहे हैं खान साहब बुरी औरत होने और पाकीज़ा और अच्छी औरत होने के हवाले से। और मैंने इसमें आगाज़ में कोट कर दिया कि सहाफ़ी ने सवाल क्या किया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी कोई मरियम नवाज तो नहीं कि वो बनाओ सिंगार करें। आप इसके पीछे सोच क्या है बुनियादी तौर पे आफिया साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं इन सवालात के जवाब देने के लिए बुलाई गई हूँ, लेकिन अफसोस की बात यही है कि ये सवालात अभी तक उठ रहे हैं, इतना कुछ इस बारे में बोलने के बावजूद, समझाने के बावजूद और उमूमी तौर पे दुनिया भर में एक रवैयों की तब्दीली के बावजूद यहाँ पे सुई वहीं अटकी हुई है। यहाँ पे वही माइंडसेट है जो कि हम बहुत अरसे से देखते चले आ रहे हैं और इसीलिए ये मौजू जो है ये ख़त्म ही नहीं होने में आता। ये इसी माइंडसेट की अक्कासी करता है कि जी मेरे घर की ख़वातीन जो हैं वो ठीक हैं और मेरे घर के अलावा जो ख़वातीन हैं ओपन सीजन ऑन देम। अब यहाँ पे अगर सवाल उनसे बुशरा बीबी के बारे में किया गया था तो अव्वल तो उनको उस पर क्यों सवाल जवाब हो रहे हैं, इसलिए कि उनकी चीज़ें कुछ लीक हुई हैं, या तो वो उनको रद्द कर दें कि भाई ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं हुआ है, या जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनको खामोश कराने के हमारे पास लीगल भी बहुत से तरीके हैं, उन्होंने उनका भी कोई सहारा नहीं लिया उस तरह के लीगल तरीकों का, तो इसलिए ये बातें ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन उसी सांस में किसी दूसरी औरत को बीच में घसीट लाना, चाहे वो आपकी लीडर हो या चाहे वो ऑपोजिशन में हो, चाहे वो कोई भी हो, ये उसी सोच की अक्कासी करता है कि ये कुछ सीखे नहीं हैं, कुछ जानते नहीं हैं, क्या चीज़ कहने के काबिल है वो उसकी इनको कोई समझ नहीं है। और ये आज से नहीं है, ये आप खुद बता चुकी हैं। मेरे ख्याल में जो आपने तमहीद बांधी और अपना प्रियम्बल दिया है इस प्रोग्राम में, उसमें आपकी तरफ से सवालात तो क्या उठेंगे, आपने वो तमाम चीज़ें पहले से ही सामने रख दी हैं कि क्या क्या गलत बातें ये करते चले आए हैं। और मैं नहीं समझती कि उसमें कोई, चाहे ये तब्दीली के तो बहुत दाई थे, लेकिन इनके अंदर कोई तब्दीली आई है ना, इसमें इनमें कोई गुंजाइश है तब्दीली आने की। अब इस उम्र में क्या ये तब्दील होंगे। तो अब ये बात ये है कि आपने ये भी कहा कि मिनोअन इनके तमाम फॉलोअर्स ऐसी बातों पे यकीन करते हैं और फिर अमल करते हैं, और उस अमल को किस दायरा कार में हम देखते हैं वो निगहत आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकेंगी, क्योंकि ये वो पब्लिक प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप फिर उस तरह से इतना वो सारा मलबा जो है उसमें वो सामने आता है। कई उसमें एनोनिमिटी का वो सहारा लेते हैं, उनके अपने अकाउंट के नाम से नहीं, एक अंडा ही होता है या वहाँ, या फिर इन खान साहब की तस्वीर होती है तो पता चल जाता है कि भाई ये उन्हीं की ज़बान बोल रहे हैं। सो ये जो माशरे के अंदर बिगाड़ आया है, ये एक पूरी नस्ल जो बिगड़ी है हमारी, इन तमाम सोचों को अपने अंदर इंटरनलाइज करके और उसके ऊपर अमल करते हुए, तो मैं तो खैर कभी उसमें थी ही नहीं पूरी उम्मीद कि ये कोई अच्छी बात, इस तरह से कोई अच्छी तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि इनमें वो है नहीं काबिलियत। क्योंकि वो काबिलियत उसी में होती है जो कि एक तो अपनी गलती को तस्लीम करे, उसको माने और उसके बाद दोबारा ना करे। तो ये तो इन्होंने तो गलती की ही नहीं है, इन्होंने तो कभी कोई ऐसी बात कही नहीं जिसको ये समझे कि इन्होंने कोई गलत बात की है, तो इसीलिए इनके फॉलोअर्स भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही है, दूसरों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। सो ये इस चीज को किस तरीके से काउंटर किया जाए, इस चीज का मेरे पास तो जवाब नहीं है। मैं ये और बड़ी एक अफसोसनाक सिचुएशन है आफिया, हमेशा आप कोई ना कोई कम अज़ कम एक तजावीज़ तो सामने रखती थी, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो राइट्स की बात करते हैं, ख़वातीन की और ह्यूमन राइट्स की बेसिकली, लेकिन आजकल कुछ इसी किस्म का एक इजहार उनकी तरफ से नज़र आता है कि हम बातें कितनी भी फैंसी कर लें। निगत, मैं यही बात आपकी तरफ लेके आना चाहूँगी। पहली बुनियादी बात आप ये भी कहिएगा कि बुशरा बीबी की ऑडियोज़ सामने आई, आप राइट टू प्राइवेसी को बहुत बेहतर तरीके से जो है उसके ऊपर बात करती हैं। डिजिटल राइट्स और ख़ास तौर पर इस ऑडियोज़ सामने आना, उसमें कई ज़ाती नौयत की गुफ्तगू की भी होती हैं, जिसमें हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हों या फिर किसी करीबी रिश्तेदार से। इसी तरह बुशरा बीबी की मुख्तलिफ ऑडियोज़ आई हैं, लेकिन हम सहाफ़ियों के लिए जब इस किस्म की चीज़ सामने आती है तो वो मुख्तलिफ पैराओं में भी उसको देखा जाता है। जैसा कि उनका तोशा खाना के हवाले से जो ऑडियो थी,
उसकी इम्प्लीकेशंस थी, और इसके अलावा जब वो एक दफ़ा गद्दारी से लिंक करने की बात कर रही थी, इन दोनों मामलों के ऊपर ये सवाल ज़रूर उठाया गया कि उनकी ज़ाती गुफ्तगू बाहर क्यों आई, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठाया गया कि उनकी एक्टिविटी चल क्या रही थी उस वक्त, जबकि खान साहब कहते हैं कि, और उनकी जमात कहती है कि वो बिल्कुल गैर सियासी हैं। तो क्या वजह निगत कि जब इस किस्म की बात की जाए, क्योंकि वो एक अहम पोजीशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो थे उनकी अहलिया थी उस वक्त में, और उनकी इन बातों का इस तनाजुर में जिक्र तो होता है, लेकिन जवाब में कहा जाता है कि आप बापर्दा खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। तो अगर इसको भी आप डिफाइन कर दें कि हम मीडिया के लिए या सहाफ़ियों के लिए भी इसके अंदर इसको कवर करना भी क्यों ज़रूरत है, हमें इसको गुफ्तगू में लेके आना भी ज़रूरी है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट है इसमें। बहुत शुक्रिया अफसर कि आप दोबारा से इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि इसको डिस्कस करते रहना चाहिए क्योंकि इसकी ज़रूरत है। वो मुसलसल ये इस तरह की बातें और इस तरह के रवैये हमें अपने लीडर्स की जानिब से नज़र आते हैं, जब वो लीडर थे तब भी और अब जब वो सियासी जमात के लीडर हैं तब भी। तो एक तो ये कि किसी की भी ऑडियो या वीडियोज़ लीक करना वो पाकिस्तानी आइन की एक खिलाफ वर्जी है। जो वो कोई भी पावरफुल कोई एक्टर करता है तो वो एक आइन को तोड़ रहा है। तो सबसे बुनियादी बात तो ये है कि वो एक गलत अमल है जिसको किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो सहाफ़ियों का काम है वो उनको उस काम को रिपोर्ट करना है, तो वो अपनी रिपोर्टिंग प्रॉपर गाइडलाइंस के मुताबिक करें। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो राइट टू प्राइवेसी है, जब लीडर्स पब्लिक फिगर्स बनते हैं तो वो अपनी राइट टू प्राइवेसी को एक तरह से वेव ऑफ कर देते हैं, क्योंकि उनकी पूरी जो लाइफ है वो पब्लिक के लिए उन्होंने वक्फ की है, वो अवाम के टैक्स के ऊपर वो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं, तो वो हमें जवाब दें हैं। तो जब वो कहते हैं कि इस तरह की तो कोई बात नहीं है, अब वो ऑडियो लीक एक गैर आइनी अमल है, वो वायलेशन है, लेकिन उससे जो बातें सामने आई हैं उसको रिपोर्ट करना सहाफ़ियों का काम है और वो उसको करेंगे। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप खुद सहाफ़ी हैं, आप ज़्यादा बेहतर इसको जानते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बुरी बात है, क्योंकि वो एक कन्वर्सेशन और डिस्कोर्स को जन्म दे रही है। दूसरी बात जो आपने की है, ये एक इनका रवैया रहा है खान साहब का इस तरह की बात करने का। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आप रियासत मदीना की बात करते हैं तो आपको किसी खातून को तो वैसे भी डिस्कस करना ही नहीं चाहिए, और ख़ास तौर पे उसके वो क्या पहनती है, वो क्या ओढ़ती है, वो मेकअप करती है, वो कौन सा पर्स लेती है। मतलब ये वो ऐसा, और ऐसा नहीं है जैसे आफिया ने कहा कि इनको समझ नहीं है, या ये जो बताया जाता है कि बापर्दा औरत जो है वो क्या वो सियासत नहीं कर सकती, या फिर जो सियासत करती है और खातून बनाव सिंगार भी करती है, क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादातर खातून बनाव सिंगार करती हैं, तो वो फिर गलत है। ये क्या डिफाइन करने की वो कोशिश कर रहे हैं आपके ख्याल में? ये क्योंकि पिदरशाही का जो आपका जो माशरा है वो इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देता है इस बयानिए को, कि जो घर में रहने वाली औरत है वही साफ़ सुथरी और पाकीज़ा औरत है, जो बाहर निकलती है वो तो बिल्कुल शुतर बेमुहार है। तो वो बेसिकली यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ख़वातीन बाहर काम कर रही हैं, जो सियासत में भी हैं, इसी को हम मिसोजिनी तो इसी को ही कहते हैं ना, कि वो एक तरफ मुल्क में जेंडर के हवाले से पूरा एक बयानिया है, डेवलपमेंट सेक्टर उस पर काम कर रहा है, खुद हुकूमतें उस पर काम करती है, खुद उनकी हुकूमत में कितनी ख़वातीन जो हैं वो इस तरह के कवानीन लेकर आई हैं और सियासत में, लेकिन जब उनकी अपनी सोच जो है वो सोच उस पर यकीन ही नहीं रखती। आप देखिए उनका यकीन है ही नहीं इस बात पे कि बराबरी की सतह पे औरतें काम कर सकती हैं, वो सिर्फ उसको उस चीज पे, उस बयानिए पे ये पनपते हैं। ये सेंसेशनल बयानिया है ना, जो कि माशरे में आपको बहुत उजागर करता है, लोग आपकी फिर तकलीद करते हैं, आपको और ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे, आपके बयानिए को और ज्यादा जो है वो ग्रोथ मिलेगी, तो वो उस बयानिए पे थ्राइव करते हैं खान साहब। ऐसा नहीं है कि उनको ये आइडिया नहीं है कि जो बात कर रहे हैं वो गलत है, उनको पता है कि उनके फॉलोअर्स इस बात पे वाह वाह करेंगे, लोग हंसते आपने देखा है, वाह वाह करेंगे बेसिकली, सिर्फ खान साहब नहीं, जो बात आप कह बिल्कुल वाह वाह करेंगे। और मुकम्मल कर लेंगे। देखिए मैं ये कहना चाह रही थी कि ये सिर्फ खान साहब का बयानिया नहीं है, ये आप बेनज़ीर साहिबा से उठा लें और उससे पहले भी उठा लें, जितनी भी हमारी ख़वातीन सियासत में आई हैं,
मिसोजिनी ने हमेशा उनको पीछे करने की कोशिश की, हमेशा उनके मेल कुलीग्स की तरफ से ये मिसोजिनी आई है। वो पार्लियामेंट में खड़े होके जब वो तकरीरें करते हैं तब, और फिर लोग ठट्ठे लगाते हैं, और औरतें भी सियासी जमातों की ठट्ठे लगाती हैं, हालांकि वो खुद भी उस सियासी जमात का हिस्सा है। खवातीन का रद्द-ए-अमल ऐसा क्यों नहीं कि सियासतदान मजबूर हो जाएं और जब भी वो कोई बात करें तो उससे पहले वो एक सेकंड सोचें तो ज़रूर। जो आफिया वो बात कर रही है निगहत के वाह वाह की जाती है, हमने बाकायदा देखा कि खान साहब मखसूस नशिस्तों के बारे में कोई बात करें, कल को उनकी अपनी जमात से जो मखसूस नशिस्तों पर बैठी हैं वो भी इस किस्म की गुफ्तगू के ऊपर वाह वाह ही करती हैं। तो और जिस तरह निगहत बात कर रही है, दीगर सियासतदानों का भी मैं जिक्र करना चाहूँगी। मौलाना साहब ने जो PTI के जलसों में शरीक होती हैं खवातीन, उनके हवाले से भी ऐसी ही गुफ्तगू की थी कुछ अर्सा पहले। लेकिन इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं अब उसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या वजह है कि खवातीन इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं और उठाती हैं उस तरीके से। आफिया साहबा, क्योंकि आधी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की खवातीन अगर कहें कि हम आपको वोट नहीं देंगे अगर आप औरतों के बारे में ठीक बात नहीं करेंगे, उनके लिए कोई अच्छे प्लान्स मुरतब नहीं करेंगे, उनके लिए एक अपना जो पार्टी का मंशूर होता है उसमें एक ख़ास हिस्सा मुख्तस नहीं करेंगे, क्या वजह है कि खवातीन इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं ले सकें अभी तक? देखिए, पिदरशाही का ये मतलब नहीं होता कि मर्द ये बात करेंगे। वो एक रवैया है जो कि औरतें भी इंटरनलाइज करती हैं, उसी माशरे के अंदर रहती हैं और उनको उसी किस्म के मर्दों की वो चाहिए होती है अप्रूवल। और वो अप्रूवल अगर वो अपनी कोई मुतज़ाद किस्म की राय रखेंगी तो वो तो उनको मिलेगी नहीं। तो ये आप जो खान साहब की आप कह रहे हैं कि पजीराई होती है उनकी इन बातों की, तो वो किन की तरफ से होती है? वो उसी तरह के रवैये इंटरनलाइज किए हुई खवातीन की तरफ से होती है। अभी अगर हमसे खवातीन के आपका सवाल है ना कि क्यों करती हैं, आखिर उनके यहाँ की भी जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर औरतें हैं जो ये दूसरी औरतों के लिए बात करते हैं वो फिर उनके ऊपर आती है, लेकिन उनको ये समझ ही नहीं है। वो इतना इंटरनलाइज कर चुकी हुई हैं इस बात को कि बस जो खान साहब ने कहा है, खुद आपने कहा था कि वो मिनोअन जो है उसको मानते हैं। तो जब वो उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज जो है उनके नज़दीक वो बिल्कुल सही है, सच है और नाकाबिले तरदीद है, तो फिर वो इस किस्म की किसी बात के ऊपर सवाल नहीं उठाती। ये ही सबसे बड़ा मसला है। और ये तकलीद जो इनकी अंधी तकलीद है, ये इस रवैये को और ज़्यादा बढ़ावा देती है। वरना ये तो बात नहीं है। आप भी आखिर इस बात पे प्रोग्राम कर रही हैं। निगहत ने जो बातें की हैं, निगहत क्या पूरा करियर जो है वो इन्हीं चीज़ों के खिलाफ लड़ते हुए गुजरा है। हमने खुद देखा है कि कितनी मुश्किल होती है इनको रवैयों को चेंज करना। मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स का हिस्सा रहते हैं, लेकिन बिहेवियर चेंज ट्रेनिंग कराने वाले लोगों को भी पता है कि हो सकता है कि वो बहुत मामूली किस्म का कहीं चेंज आए और वो वहाँ उनकी आपके ख्याल में किसी ने ट्रेनिंग की है, उनको कोई जेंडर सेंसिटिविटी कोई सिखा सकता है, किसी की मजाल है कि उनको कुछ सही बात बताए क्योंकि वो ही अक्ल-ए-कुल हैं। तो ये तो नामुमकिन है ना कि उनकी किसी बात से कोई वो कर सके, इख्तिलाफ राय शो कर सके उनकी अपनी पार्टी के दरमियान। ये आप अगर उन लोगों से बात करें, आप उनसे पूछें तो आपको उनके लोगों से ही पता चल जाएगा कि वो नहीं सुनते, क्योंकि वो सही हैं, हर लिहाज से वो सही हैं उनके तय। तो इसलिए उनके अंदर आपको ये तब्दीली नज़र नहीं आती कि ये तमाम दुनिया को पता है कि ये बातें गलत हैं, ये नहीं करनी चाहिए, ये रवैये गलत हैं, और कहीं पे भी इस रवैये को देखा जाए तो उसको कॉल आउट करने की ज़रूरत है और इसकी निशानदही करने की ज़रूरत है कि इस तरह के रवैये नामुनासिब हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा कहने वाला तो कौन है? हम वही लोग हैं जो हमेशा से इन बातों को गलत कहते चले आए हैं। निगहत हैं, निगहत के सोच रखने वाली दूसरी खवातीन हैं जो कि सिनफी मसावात की स्पेस में काम करती हैं, उसके दरमियान वो सिनफी रवैयों के बारे में बात करती हैं। उसके अलावा कौन है? उमूमन तो माशरा यही है ना जिसकी वो रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल आफिया साहबा, ये इसके ऊपर आप दोनों से बात करके इस बात का तो अंदाज़ा हुआ कि इतनी बात की जा चुकी है और बुनियादी बातें उसके ऊपर भी इतनी बात की जा चुकी है, लेकिन जब उसका असर नहीं होता तो देख के बहुत ही अफसोस होता है। हम उम्मीद करें, लेकिन हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस किस्म के मामलात को उठाते ही रहेंगे। आफिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। निगहतदाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने नाजरीन गुफ्तगू मुलाहिजा की है, मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि इमरान खान साहब को बिलखुसूस और दीगर सियासतदानों को भी जो इस किस्म के बयान देते रहते हैं, अगर उनको रेप जैसे मामले की जो
फैमिली सिस्टम है, तलाक़ें क्यों होती हैं, इसके अलावा जो दीगर ख़वातीन से रिलेटेड मामलात हैं, अगर उसकी समझ बूझ नहीं है तो या तो उनको इन मामलात के ऊपर जो है वो कमेंट करना बंद कर देना चाहिए, या फिर जाकर जो लोग इस बारे में जानते हैं, ख़ासकर विमेन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं, उनसे अपने ख्यालात को थोड़ा दुरुस्त करवा लेना चाहिए। पहले आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।